तो कोऑर्डिनेट हम शुरू कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट में एक जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या है कि ऐसे एक इक्वेशन दी रहेगी और उसमें हमें ये बताना पड़ेगा कि ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो उसके लिए हम कंडीशनों का देख रहे हैं। तो सबसे पहले यदि ये इक्वेशन सर्किल की होगी, फर्स्ट केस, यदि ये सर्किल की होगी, सर्किल की इक्वेशन होने के लिए आप हमको क्या चेक करना पड़ता है, जो इक्वेशन लिखी हुई होगी, मान लिया वो पूछ रहा है ये किस चीज़ की इक्वेशन है, तो यदि वो सर्किल की इक्वेशन होगी तो आप चेक करेंगे a इज इक्वल टू बी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये बराबर होने चाहिए। यदि ये सर्किल की कंडीशन होती है, सर्किल की इक्वेशन होती है, तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, फर्स्ट। सेकंड बात इसमें ये होनी चाहिए कि h इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। h इज इक्वल टू 0 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि नो टर्म कंटेन एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई की टर्म नहीं होगी, एक्स वाई की टर्म नहीं होगी, तब ये सर्किल बनेगा, ध्यान रहे आपको। अब इसके बाद यदि ये इक्वेशन ऐसी लिखी रहेगी और आपसे पूछेगा, तो यदि वो इक्वेशन इलिप्स की होती है, या फिर वो पहले इलिप्स की नहीं, पहले पैराबोला की लिखते हैं। पहले पैराबोला की लिखते हैं, दूसरा नंबर पे पैराबोला जिसकी एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 1 होती है, E इज इक्वल टू 1 होती है। E एसेंट्रिसिटी होती है। जब इसका चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। तो इस वाले में, पैराबोला वाले में कंडीशन ये होती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होता है। तो पैराबोला की इक्वेशन होगी, जो इक्वेशन लिखी होगी उसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट का आधा आप और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि यदि उनका प्रोडक्ट एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये
पैराबोला होगा। और ये e इज इक्वल टू 1 मैंने इसलिए लिख दिया कि जिससे आपको याद रहे कि इसमें इक्वल टू का साइन रहता है। अब सपोज हमने पैराबोला की एक इक्वेशन ली, पैराबोला की एक इक्वेशन ली, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन है। इसके हिसाब से h इज इक्वल टू 0 आ गया, a इज इक्वल टू 0 आ गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, b इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन इसमें लगाएं तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो आपको मिलेगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू 1, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी पैराबोला की होगी। अब इसके बाद आता है तीसरा नंबर, पहला सर्किल था, फिर पैराबोला हो गया, अब इलिप्स। ये हमारा इलिप्स हो गया। इलिप्स में ई जो सा होता है वो लेस देन 1 होता है। मैंने इसलिए ये लिखे हैं ये और ये, वो जिससे कि आपको ये वाला याद रहे। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी याद करने के लिए ये कंडीशन होती है, इसमें ये कंडीशन होती है, इसमें ये कंडीशन होती है। एच स्क्वायर जो सा होना चाहिए कम होना चाहिए इससे। ठीक है, अब यदि हम इसमें इक्वेशन लें, इलिप्स की इक्वेशन ले ली मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ज़रूरी नहीं है ऐसी आएगी, ऐसी वाली भी आ सकती हैं। तो इसमें यदि हम देखें तो हमें a इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 मिल रहा है और b इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 मिल रहा है और h इज इक्वल टू ज़ीरो मिल रहा है। इस वाले फार्मूले में लगाएं तो 0 का स्क्वायर और यहाँ आ गया 1 अपॉन 25 इंटू 1 अपॉन 9। तो इसमें एच स्क्वायर जो सा है ये बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा ना, तो ये आ गया। तो इसलिए ये इक्वेशन जो सी है इलिप्स की है। ये तो मैंने ऐसे ही आपको छोटा सा एग्जांपल लिया, कोई भी इक्वेशन लिखी हो आप उसमें ये चेक कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये जो इक्वेशन है ये जो सी इक्वेशन है वो इलिप्स की है। अब इसके बाद हमारा फोर्थ आता है पैराबोला। पैराबोला तो हो गया, हाइपरबोला। हाइपरबोला में e इज ग्रेटर देन 1 होता है। ये सिर्फ इसलिए लिखा मैंने कि इसमें आपको याद रहे एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी होता है। अब इसका एग्जाम्पल हमने लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। इसको यदि हम देखेंगे इसके हिसाब से तो a इज इक्वल टू 1/9 आएगा और b इज इक्वल टू -1 अपॉन 25 आएगा।
और h इज इक्वल टू 0 आएगा। अब आप इसमें करेंगे 0 का स्क्वायर और यहाँ 1/9 इंटू 1/25 माइनस का है, यहाँ माइनस है तो ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव जो सा होता है वो उससे 0 बड़ा होता है, ठीक है, यानी कि वो 0 से छोटा होता है। तो जो छोटा होता है ये आ गया। तो इसमें क्या होना चाहिए था, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, ये कंडीशन आ गई। तो ये इससे हम पता लगा लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है लिखी हुई उसमें वो सर्किल की है कि पैराबोला की है कि इलिप्स की है कि हाइपरबोला की है। अब इसके बाद एक चीज़ और आती है, एसेंट्रिसिटी में आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। देखो बेटा, अब एक है 4/5 हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिफ्थ वाली है, ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन होगी, ए बी और सी, ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, ये आपको पहले से पता है। ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है, सेटिस्फाइड करती है, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल जो सा होता है, तो वो हमें पता चलता है tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। अब यदि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो करती है तो कभी कभी वो डायरेक्ट पूछ लेता है वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो क्या कंडीशन है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन होगी, तो परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन होगी ये tan 90 आएगा। tan 90 जो सा होता है इन्फिनिटी होता है, इसलिए tan 90 को हमेशा रिवर्स कर लेते हैं, तो रेसिप्रोकल में cot 90 आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो उसमें जो कंडीशन होगी वो ये होगी a प्लस बी इज इक्वल टू 0। याद रहे, ये आया, पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये किसी एग्जाम में पूछा है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कंडीशन फॉर द परपेंडिकुलरिटी, और कंडीशन यदि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, वो खुद बता रहे हैं, तो आपको खाली ये कंडीशन निकालनी है। और यदि वो खुद नहीं बता रहे तो आपको ये प्रूव करना होता है, कंडीशन फॉर पैरेलल, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो पैरेलल होने के लिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा। ये आपको समझ आना चाहिए। यदि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रूव कर है, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ गया, तो हमारा वो लाइनें पैरेलल होंगी, दोनों जो लाइनें हैं जिसकी ज्वाइंट इक्वेशन ये होती है, जिसकी ज्वाइंट इक्वेशन ये होती है। वैसे एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आया
तो पैराबोला होगा। ठीक है, जब वो जॉइंट इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट इसमें। अब इसके बाद इसकी अब इसके बाद स्लोप देखते हैं बेटा। स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन, तो सबसे पहला जो स्लोप होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्लोप किस किस तरीके से निकाला जाता है वो भी देख लीजिएगा। सबसे पहला होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा इज, ठीक है, थीटा इज एन एंगल made by, theta is the angle made by line with x-axis in positive direction। पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये क्या है, ये रहा है कि ये सपोज हमारा ये एक्सेस है, तो ये हमारा थीटा है, तो थीटा कैसे होना चाहिए, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव हो गया। ये थीटा का 10 ले लिया जाएगा तो हमारा स्लोप निकल जाएगा। दूसरा, यदि आपको 2 पॉइंट दिए हों, गिवन हो, तो आपका जो स्लोप होगा m वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तीसरा, यदि आपको एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका जो स्लोप होगा m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b होगा। इसका मतलब हुआ, इसका जो स्लोप निकालेंगे तो माइनस a अपॉन b होगा, जो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का एक स्लोप लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, यदि इस लाइन के पैरेलल लाइन का स्लोप होगा
तो वो भी माइनस ए अपॉन बी होगा। स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। वो बी अपॉन ए होगा। इसके अपोजिट साइन का रेसिप्रोकल होता है परपेंडिकुलर, और पैरेलल सेम होता है। और ए क्या है और बी क्या है वो आपको मालूम है। ये कोफिशिएंट ऑफ y और यहाँ पर ये कोफिशिएंट ऑफ x इस लाइन के हिसाब से लिखे जाते हैं। अब एक पहले तो क्वेश्चन बता देता हूँ जो RAPP के एग्ज़ाम में आया था, ठीक है, जो RAPP के एग्ज़ाम में आया था लास्ट वाले में, वो है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन AY प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। ये आया था, इसका स्लोप बताना था। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो लाइन है वो ये है, और इसका हमें स्लोप निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं कि ये हम यदि मिटा दें तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी लाइन है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप होता है माइनस A अपॉन B। आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। आप चूंकि जानते हैं तो a इंटू 1 आ जाएगा इसका, प्लस b इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इससे यदि आप निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, ये भी वही आ गया। देखो यहाँ, सॉरी, ये तो डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अब जैसे इसका स्लोप निकालने को आया था, आसान तरीका तो यही है कि इसका जो m होगा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज माइनस b, इसके हिसाब से माइनस b अपॉन a आ गया। और दूसरा तरीका ये था कि d बाई डी एक्स यदि मैं कर देता AY प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 का, तो मुझे क्या मिलता, यहाँ पर A डी वाई बाई डी एक्स प्लस B इज इक्वल टू 0। इससे मुझे मिल जाता डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस B अपॉन A।
ये क्वेश्चन RAPS में आया था। उन्होंने क्या किया, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे चेंज करके दे दिया। जैसे मान लिया आपने रटा हुआ हो कि -a/b, तो यहाँ पर -a/b नहीं होगा, हमें इसीलिए बार बार मैं लिख रहा हूँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ x² गलत लिख दिया बेटा मैंने, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, सॉरी। तो ये कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, इसलिए यहाँ से याद करना चाहिए बजाय -a/b के। ठीक है, तो -a/b से याद नहीं करना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये स्लोप हो गया जी। अब स्लोप के बाद आता है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहला है इक्वेशन ऑफ x एक्सेस, इक्वेशन ऑफ x एक्सेस। इक्वेशन ऑफ x एक्सेस होता है y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सेस y इज इक्वल टू 0। आप ये समझ लीजिए, x एक्सेस वो होता है जहाँ पर y हमेशा 0 रहता है। x एक्सेस वो होता है जहाँ पर y हमेशा 0 रहता है, तो वही y इज इक्वल टू 0, उसे हम मैथमेटिकली लिख रहे हैं। y हमेशा एक्सेस पे क्या रहता है, 0 रहता है, तो उसी को हम मैथमेटिकली लिख रहे हैं। अब इसी तरह दूसरा हो गया इक्वेशन ऑफ y एक्सेस। कभी कभी आदमी को लगता है कि इक्वेशन ऑफ x एक्सेस y बराबर 0 आ रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो बेटा आपके घर का एड्रेस जब पूछा जाएगा तो आप जो रेफरेंस देंगे अपने घर का नहीं देंगे, दूसरे के घर का देंगे, समझ रहे हैं। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सेस x इज इक्वल टू 0। अब है तीसरा वन पॉइंट एंड स्लोप गिवन। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, एक तो पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दी हुई है। तो आपको जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट है x1 y1 और स्लोप है m। पॉइंट x1 y1 स्लोप n। तो आपकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इसी में एक क्वेश्चन दिया था फिर लास्ट वाले RAPP के एग्ज़ाम में, इक्वेशन ऑफ ए लाइन बतानी है। लास्ट RAPP के एग्जाम में दिया था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,6। इसमें कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसमें 2,6 है तो 2,6 लिख दिया। विद स्लोप दो स्लोप है। तो
इसमें हमें जो इक्वेशन बनती है वो ये वाली फॉर्म की बनती है, y माइनस y1 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। फाइनल इक्वेशन जो आपकी आएगी वो y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, जो कि आपको दिखाई देगी 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये RAPP के लास्ट एग्जाम में आया था। अब इसके बाद 2 पॉइंट गिवन हो, टू पॉइंट कौन कौन से हैं, x1 y1 एंड x2 y2, ये 2 पॉइंट गिवन हो तो आपकी इक्वेशन आती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। और आपको ये बात पता ही है कि m जोन सा होता है वो y2 माइनस y1 2 पॉइंट दिए हों तो x2 माइनस x1 ये m होता है। यदि 2 पॉइंट गिवन हो आपको स्लोप निकालने को आए तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट का स्लोप ये होता है, तो वो खाली m की जगह ये रिप्लेस हो गया। तो 2 पॉइंट गिवन हो तो आपको स्लोप जोन सा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकालना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें यही आपको रिप्लेस करके m की जगह ये आ गया। तो ये इक्वेशन इसकी होती है। अब एक होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, जहाँ पर x जोन सा है तो a जोन सा है a इज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, b है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और एक होती है नॉर्मल फॉर्म। या परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसे। वो होती है x कॉस ओमेगा y साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। इसमें आप देख लो बेटा कि ये तो ये वाली लाइन की इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ये P होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, और यहाँ से ये P जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है वो ओमेगा बनाता है। अब एक क्वेश्चन इसका, फाइंड
the equation of line passing through टू कॉमा टू, दो 2,2 से पास होती है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट on axis whose sum is 9। ये बीआरसी में आया था बेटा, ये क्वेश्चन बीआरसी में आया था। तो ये हमें समझ आ गया कि 2,2 से इंटरसेप्ट सम। आप पहले तो इंटरसेप्ट की इक्वेशन लिखिए, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब हम जानते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है। 9 की जगह कभी कभी 14 भी आ जाता है। अब इससे हमने दो अननोन से एक अननोन में चेंज कर लिया, तो हमने लगा दिया x अपॉन ए प्लस y अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। सही है। अब ये लाइन पासिंग थ्रू पासेस 2,2, तो 2,2 इसको सेटिस्फाइड करेंगे, तो 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। सही है। तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है। ये 2 तो आपने लिया, यहाँ 9 माइनस ए आ गया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ ए आ गया, और यहाँ पर a इंटू 9 माइनस ए। तो ये आ गया हमारा, a से a कैंसिल आउट हो गया, 9 2 ज़ा 18 हो गया, 9a माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर को उधर ले गए। ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस 9, 6 3 जा 18, 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर कर लिया आपने, a माइनस 6 माइनस 3a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a माइनस 6 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इससे ये पता चला कि a बराबर 6 और a बराबर 3। ठीक है। जैसे ही a बराबर 6 आएगा तो आपका सेम टाइम b बराबर 3 आ जाएगा, और b बराबर a 3 आएगा तो b 6 आ जाएगा। 3 और 6 और 6 और 3 ये दो वो रहेंगे। तो ये तो बेटा मैंने कर दिए, इसमें और 2-4 दिन और करना पड़ेगा। अब इसको आप देखिएगा, इसमें जो चीज़ समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में लिखना, और सभी दोस्तों को भी बोलो कि ये देखें, है ना। और इसके साथ साथ ये एनडीए में भी काम आने वाली चीज़ है, तो इसलिए एनडीए वाले भी देख सकते हैं इसे और अपने साथियों को बता सकते हैं। ठीक है। और सबको बोलिए बेटा सब्सक्राइब भी करें। ओके।